नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना के बारे में बात की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जिनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, झिल्ली युक्त कोशिकाएं पाए जाते हैं और राइबोसोम 80S के होते हैं। ये बातें हमने तीन मेजर कैरेक्टर्स पहले हम बात कर चुके हैं। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक कोशिका बेसिकली कवक, जिसको पंजय कह रहे हैं, पादप और जंतुओं में पाई जाती है। इन तीनों कोशिकाओं में कुछ कैरेक्टर्स सेम है, कुछ कैरेक्टर्स डिफरेंट है। हम इनको अलग अलग नहीं पढ़ करके एक कंबाइंड रूप में पढ़ेंगे और जिस जगह पे ये बात आएगी कि भाई ये इसमें पाया जाता है नहीं पाया जाता, वहां हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे आउटर मोस्ट लेयर कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति। पहली जानकारी सेल वॉल या कोशिका भित्ति के बारे में कि सेल वॉल या कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, बाकी कवक कोशिका में और पादप कोशिका में पाई जाती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि कवक में जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है, और जो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। अगर एक वर्ड में आंसर चाहिए तो सेलुलोज की बनी होती है, आइदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, इनकी मुख्य रूप से बनी होती है। एक वर्ड में चाहिए तो सेलुलोज में। तो कोशिका भित्ति जो कि पादप और कवक में पाई जाती है, हम यहाँ पर पादप कोशिका की कोशिका भित्ति की संरचना की बात करेंगे। एक पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो सामान्यतः मृत संरचना है। हमने पहले भी एक बार बात की थी कि रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की थी तो एक्चुअल में वो मृत कोशिकाएं थी, पादप कोशिकाएं थी और मृत थी। एक मृत पादप कोशिका में ऐसी क्या संरचना बसती है जो रॉबर्ट हुक को दिखाई दी थी? देन आंसर इज द सेल वॉल। तो हम कह सकते हैं कि सेल वॉल को सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति रॉबर्ट हुक थे। ये एक मृत संरचना होती है। कोशिका भित्ति में अलग अलग कंडीशन में, एक साथ तो नहीं देख सकते, लेकिन अलग अलग कंडीशन में तीन गुण विशेष रूप से पाए जाते हैं। तीन गुणों की बात करें तो एक तो गुण हो गया प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि यदि इस कोशिका भित्ति पर दबाव डाला जाए तो इसमें परिवर्तन हो जाए, और वो परिवर्तन अगर स्थायी हो तो वो कैरेक्टर कहलाता है प्लास्टिसिटी। जिस प्रकार हम प्लास्टिक में चेंज करते हैं तो उसमें जो चेंज आएगा वो स्थायी होगा। उसी प्रकार कोशिका भित्ति कई बार ऐसा परिवर्तन शो करती है जो स्थायी होता है, तब ये गुण कहलाता है प्लास्टिसिटी। दूसरा गुण जो कोशिका भित्ति में होता है वो कहलाता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इसके विपरीत गुण है। यदि कोशिका भित्ति पर दबाव डाला जाए या परिवर्तन करने की कोशिश की जाए तो कई बार कोशिका भित्ति इस तरह का परिवर्तन दर्शाती है कि वो अस्थायी होते हैं, तब वो गुण कहलाता है इलास्टिसिटी। तो ये कंडीशंस ध्यान रखें इस बात को कि ये हमेशा एक साथ सारे नहीं मिलेंगे कि एक ही प्रकार के परिवर्तन में आपको प्लास्टिसिटी भी देखने को मिलेगी, इलास्टिसिटी भी देखने को मिलेगी। अलग अलग कंडीशन में कि कई बार प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है, स्थायी परिवर्तन हो जाता है, कई बार इलास्टिसिटी देखने को मिलती है, अस्थायी परिवर्तन होता है, और कई बार ऐसा होता है कि परिवर्तन ही नहीं होता, तब उसको बोलते हैं हम टेंसेल कैपेसिटी, टेंसेल सामर्थ्य बोलते हैं। तो ये तीनों गुण, स्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन या नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, ये तीनों गुण आपको कोशिका भित्ति में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें आगे हम कोशिका भित्ति की, तो एक पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति इस तरह से होती है कि ये एक पादप कोशिका, ये इसके पास में दूसरी पादप कोशिका, उसके पास में तीसरी पादप कोशिका। दैट मींस इस डायग्राम में एक चीज क्लियर हो जाती है। इसी डायग्राम को अगर हम इस तरह से बनाते तो इन दोनों में आप ध्यान से देखें तो बड़ा डिफरेंस है। इस डायग्राम में देखें तो ये वॉल और ये वॉल कॉमन वॉल है, एक बीच की कॉमन दीवार हो गई, जबकि इस डायग्राम में आप देखें तो इसकी वॉल अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। तो दोनों में से कोशिका भित्ति के लिए सही डायग्राम कौन सा है? देन आंसर इज दैट ए सही डायग्राम है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पादप कोशिका की अपनी खुद की
अलग से भित्ति होती है, उसकी कोई कॉमन वॉल नहीं होती। लेकिन क्योंकि इनके बीच में जगह है और ये जगह हमेशा पादप कोशिका में होती नहीं है, पादप कोशिकाएं आपस में चिपकी हुई रहती है, तो निश्चित रूप से इनके बीच में कोई पदार्थ भरा हुआ होता है जो कॉमन होता है, जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जो कि इन कोशिकाओं को जोड़े रखता है। तो ये कोशिका भित्ति जब हम पढ़ते हैं तो हम इस पदार्थ से शुरू करेंगे, सीमेंटिंग मटेरियल से शुरू करेंगे कि ये कौन सा मटेरियल है, और यहाँ से फिर हम आगे की ओर बढ़ते हुए कोशिका की बात कर जाएंगे। तो जो कोशिका भित्ति होती है उसमें जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जो दो कोशिका भित्तियों को जोड़ता है, वो पदार्थ या वो दीवार या वो जो परत है वो कहलाती है मध्य पटलिका, मिडल लेमिना। मध्य पटलिका या मिडल लेमिना प्रत्येक कोशिका के लिए अलग अलग नहीं होती है, दो कोशिकाओं के बीच की कॉमन लेयर है। इसको हम इंग्लिश में सीमेंटिंग लेयर बोलते हैं, यानी जोड़ने वाली परत कहते हैं। मध्य पटलिका जो मुख्य रूप से बनी होती है वो पेक्टिन पदार्थों की बनी होती है। पेक्टिन अगर किसी मेटल के साथ जुड़ जाता है, जैसे कि कैल्शियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ, तब ये कहलाता है पेक्टेट। तो 2-3 आंसर हो सकते हैं इसके कि मध्य पटलिका किसकी बनी होती है। देन आंसर हो सकता है पेक्टिन, देन आंसर हो सकता है पेक्टेट, देन आंसर हो सकता है कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट। तो बहुत बार इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य पटलिका किसकी बनी होती है। एक चीज और जानकारी, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि मध्य पटलिका में कौन सी धातु या कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो आंसर होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम पेक्टेट्स की मध्य पटलिका बनी होती है। बात करें कि जैसे एक फल की सोच है, आम है, कच्चा आम है, उसको हम हाथ से देखें तो वो टाइट होता है, जब वही फल राइप हो जाता है, पक जाता है, तो वो सॉफ्ट हो जाता है। इसके टाइट होने के और पकने के बाद सॉफ्ट होने के पीछे जो वजह है वो वजह है इसकी मध्य पटलिका की, कि जब वो कच्चा था तो मध्य पटलिकाएं पूरी तरह से उपस्थित थी, तो कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई थी अच्छी तरह से, इसलिए वो टाइट था। लेकिन जब वो फल पकने लगा तो उस फल में एक एंजाइम की मात्रा बढ़ गई, जिस एंजाइम का नाम है पेक्टिनेज, और ये एंजाइम इस पेक्टिन का अपघटन कर देता है। अपघटन करने से दो कोशिकाओं की जो जोड़ने वाली मध्य पटलिका थी वो अपघटित हो जाती है। अपघटित हो जाती है तो कोशिकाओं के बीच में गैप आ जाता है और फल सॉफ्ट हो जाता है। तो पके हुए फलों में पेक्टिनेज एंजाइम की मात्रा बढ़ने के कारण वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ये बात हुई हमारी मध्य पटलिका की बात। अब इसके बाद बात करें तो ये दीवार जो कोशिका की खुद की है भित्ति है, वास्तविक भित्ति अब शुरू होगी, क्योंकि मध्य पटलिका एक्चुअल में वास्तविक भित्ति नहीं है। वास्तविक भित्ति हर पादप कोशिका की अलग अलग होती है, और जो वास्तविक भित्ति जो होती है उसकी कई परतें हो सकती है, लेकिन वो हमेशा अंदर की ओर बनेगी। जैसे ये पहली परत बन गई, ये दूसरी परत बन जाएगी, ये तीसरी परत बन जाएगी, इस तरह से अंदर की ओर परतें बनती जाती है। इन परतों को हम अलग अलग नाम से बोल देते हैं। जैसे सबसे पहले जो बनी थी, जो सबसे इधर है बाहर की ओर, उसको हम प्राथमिक भित्ति कह देते हैं। उसके अंदर की ओर बनी द्वितीयक भित्ति, उसके अंदर की ओर बनी तृतीयक भित्ति, या फिर द्वितीयक भित्ति के ही स्तर बोल सकते हैं वो। तो जो मूल भित्ति है जो सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है वो तो है प्राथमिक भित्ति, जो सबसे बाहर की ओर है। उसके अंदर की ओर जो बन रही है वो सब पादप कोशिकाओं में नहीं होती है, वो केवल उन्हीं कोशिकाओं में होती है पादप की में जो पुरानी हो चुकी है, जो मृत होने वाली है, या जिनका कार्य दृढ़ता प्रदान करना होता है, उनमें द्वितीयक या तृतीयक भित्ति मिलेगी। अदरवाइज प्राथमिक भित्ति सभी कोशिकाओं का गुण, पादप कोशिकाओं का गुण होता है। अब हम बात करें प्राथमिक भित्ति जो कि मध्य पटलिका से बिल्कुल टच में है। ये प्राथमिक भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, क्योंकि मध्य पटलिका में भी था, इसमें भी पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, ये तीन पदार्थ प्राथमिक भित्ति में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें सेलुलोज होता है, इसीलिए हम कई बार सामान्य प्रश्न का आंसर इस तरह दे देते हैं कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, देन आंसर इज द सेलुलोज बोल देते हैं। चलिए, प्राथमिक भित्ति हमने कहा कि सभी कोशिकाओं में होती है, सभी पादप कोशिकाओं में होती है।
तो जो कोशिका अभी लंबाई में बढ़ रही है, आकार में परिवर्तन कर रही है, उनमें केवल और केवल प्राथमिक भित्ति ही मिलेगी, उनमें द्वितीयक या तृतीयक भित्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि द्वितीयक या तृतीयक बनने के बाद उनके आकार में वृद्धि नहीं हो सकती कोशिका में। इसलिए हम कहते हैं कि जब तक प्राथमिक भित्ति ही रहेगी तब तक कोशिका आसानी से आकार में वृद्धि कर सकती है। इसलिए एक वर्ड बोला जाता है विवर्धन क्षमता। विवर्धन क्षमता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलोंगेशन कैपेसिटी, ये कौन सी भित्ति में सर्वाधिक होती है? देन आंसर इज द प्राथमिक भित्ति। अब प्राथमिक भित्ति के बाद बात करें आगे, तो जिन कोशिकाओं को अब आकार में वृद्धि नहीं करना है, जिन कोशिकाओं को अब विभाजन नहीं करना है, या जो कोशिकाएं मृत हो जाएगी धीरे धीरे, उनमें प्राथमिक भित्ति के अंदर की ओर एक और भित्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये भित्ति द्वितीयक भित्ति के नाम से जानी जाती है। तो ये प्राथमिक भित्ति से अंदर की ओर होती है। अंदर की ओर का मतलब यहाँ पर हुआ जीव द्रव्य के पास। कभी ऐसा प्रश्न आता है निम्न में से कौन सी संरचना जीव द्रव्य के सर्वाधिक पास होती है? तो मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक में से द्वितीयक सबसे पास होती है। अगर वहां पे तृतीयक शब्द भी है तो तृतीयक सबसे पास में हो जाएगी जीव द्रव्य के। चलो द्वितीयक भित्ति की बात करें तो द्वितीयक भित्ति में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज जरूर पाया जाता है, यह तो अनिवार्य गुण होता है उसका। लेकिन इसके अलावा क्योंकि द्वितीयक भित्ति का कार्य दृढ़ता प्रदान करना है, इसलिए सेलुलोज और हेमीसेलुलोज के अतिरिक्त इसमें जाइलिन, लिग्निन, सुबेरिन ये पदार्थ भी पाए जाते हैं। और ये लिग्निन, सुबेरिन, जाइलिन ये इस भित्ति को दृढ़ता प्रदान करते हैं, जो कि प्राथमिक भित्ति में ये नहीं पाए जाते। लिग्निन जैसा पदार्थ जो कि जलरोधी होता है, उसके कारण ही अगर लिग्निन द्वितीयक भित्ति में पाया जा रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, दो कोशिकाओं के बीच जल का आदान प्रदान रुक जाएगा, क्योंकि ये जलरोधी होता है। अब धीरे धीरे जब जल का आदान प्रदान रुक जाएगा तो किसी भी कोशिका में अगर पदार्थों का आदान प्रदान रुक जाता है तो धीरे धीरे कोशिका मृत होती जाती है। तो द्वितीयक भित्ति बनने के बाद जैसे जैसे द्वितीयक भित्ति की मोटाई बढ़ती जाएगी, कोशिका धीरे धीरे मृत होती जाएगी। अब द्वितीयक भित्ति में हम बात करें तो द्वितीयक भित्ति का जो निर्माण होता है, जैसे ये प्राथमिक भित्ति है, अगर हम द्वितीयक भित्ति की बात करें तो द्वितीयक भित्ति का निर्माण कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता। जैसे यहां से यहां तक का निर्माण हो गया, फिर कुछ जगह छूट गई, फिर निर्माण हो गया, फिर जगह छूट गई, फिर निर्माण हो गया, इस तरह से टुकड़ों में होता है। और पास वाली कोशिका में भी उसी जगह पर उसका निर्माण होता है। इस कारण क्या हुआ, इस कारण दो कोशिकाओं के बीच में, द्वितीयक भित्ति के बीच में कुछ गैप आ गया। हमने पहले भी बताया कि एक सामान्य पादप कोशिका में अनिवार्य रूप से शुरू से प्राथमिक भित्ति होती है। प्राथमिक भित्ति जल के आदान प्रदान को या कार्बनिक पदार्थों के आदान प्रदान को नहीं रोकती है, लेकिन द्वितीयक भित्ति रोकती है। और हमने देखा कि यहाँ पर कुछ जगहों पर द्वितीयक भित्ति का निर्माण छूट गया तो इन स्थानों से अभी भी पदार्थों का आदान प्रदान हो सकता है। ये पदार्थ, ये जो जगह बच गई, इन जगहों से दोनों साइड के कोशिका का जीव द्रव्य आपस में जुड़ा हुआ रहता है। इन जगहों को, इन खड्डों को तो कहा जाता है पिट्स, हिंदी में बोले तो गर्त। और इनमें जो दोनों साइड का जो जीव द्रव्य है, जो कांटेक्ट में है, उसको कहा जाता है, हिंदी में तो कहा जाता है उसको जीव द्रव्य तंतु, इंग्लिश में इनको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा अगर हमको देखते हैं तो ये तब दिखाई देते हैं जब कोशिका में द्वितीयक भित्ति का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद बीच बीच में जगह बचती है तो वहां पर वो जीव द्रव्य तंतु हमको दिखाई देते हैं। इस जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा दोनों कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता रहेगा। लेकिन फ्यूचर में कभी जब द्वितीयक भित्ति का और निर्माण होगा और स्तर बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे ये प्लाज्मोडेस्माटा बंद हो जाते हैं तो फिर पदार्थों का आदान प्रदान रुक जाता है तो धीरे धीरे कोशिका फिर मृत होती जाती है। प्लाज्मोडेस्माटा जिनकी खोज स्ट्रासबर्गर द्वारा की गई थी,
जिनका वर्ड ये वर्ड टेगली ने दिया था, खोज स्ट्रासबर्गर द्वारा, वर्ड गिवन बाय टेगली। तो ये पेट्स के अंदर पाया जाता है, द्वितीयक भित्ति में हमको दिखाई देता है। ये सामान्य रूप से द्वितीयक भित्ति की बात हो गई। अब बात करें तृतीयक भित्ति, तो जनरली इस बारे में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग तृतीयक भित्ति का नाम लेते हैं और कुछ व्यक्ति इसको ही द्वितीयक भित्ति की ही अतिरिक्त स्तर मान सकते हैं। तो सामान्य रूप से तृतीयक भित्ति नहीं होती है, वो द्वितीयक भित्ति की ही परतें होती है जो अंदर की ओर बनती जाती है और इस प्रकार से मोटी कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और जो कोशिका मृत होती है, जैसे पादप में हम जानते हैं दृढ़ोतक स्क्लेरेन्काइमा, उनकी भित्ति काफी मोटी होती है, इसी कारण वो दृढ़ोतक मृत कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये बात हो गई हमारी इस बारे में। अब हम बात करें कि अभी हमने जो बातें देखी उनमें से कौन कौन से रासायनिक पदार्थ एक पादप कोशिका में जनरली पाए जा रहे हैं, उनकी हम थोड़ी सी डिटेल करेंगे और डिटेल में हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से पदार्थ किन किन पदार्थों से बना हुआ होता है। एक कोशिका भित्ति में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ मुख्य रूप से पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। कोशिका भित्ति जैसे पादप कोशिका भित्ति है तो उसमें मुख्य रूप से सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज एक्चुअल में क्या होता है, सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक होता है। बहुलक का मतलब समझ सकते हैं हम, बहुत सारे अणु आपस में जुड़ करके बड़ा अणु बनाता है तो उसको बहुलक कहते हैं। तो सेलुलोज है हमारे लिए ग्लूकोज का बहुलक। इसी प्रकार हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलोज ग्लूकोज के अलावा जैसे मेनोज है या अदर देन ग्लूकोज, उनके अलावा किसी शर्करा का बहुलक होता है। काइटिन पाया जाता है जो कि मुख्य रूप से कवक की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। तो काइटिन बहुलक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं NAG। ये बैक्टीरिया में भी नाम आया था, इसका बहुलक होता है वो कहलाता है काइटिन। लिग्निन जो पाया जाता है जो कि द्वितीयक भित्ति में पाया जाता है वो फिनाइल प्रोपेन का बहुलक होता है। इसके अलावा पेक्टिन जो मध्य पटलिका में और प्राथमिक भित्ति में पाया जाता है वो यूरोनिक अम्ल का बहुलक होता है। ये सारे पदार्थ जो कि भित्ति में पाए जा रहे हैं ये सारे हैं कार्बोहाइड्रेट। लेकिन भित्ति में कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ वसीय पदार्थ भी पाए जाते हैं। वसीय पदार्थ किसी के बहुलक नहीं होते हैं, वो अणु होते हैं, जैसे कि सुबेरिन ये वसीय पदार्थ है, जैसे कि क्यूटिन, हम कई बार एक वर्ड यूज करते हैं क्यूटिकल, क्यूटिकल क्यूटिन का आवरण को कहते हैं। तो क्यूटिन, सुबेरिन, कई बार मोम की परत या वैक्स पाए जाते हैं, ये भी वसीय पदार्थ है। तो एक भित्ति में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, कुछ कई बार हम देखेंगे तो उसमें कुछ वसीय पदार्थ ये देखने को मिलते हैं। इनके अलावा अगर कार्बोहाइड्रेट और वसीय पदार्थों के अलावा बात करें तो कई बार कुछ भित्तियों में हम कुछ मिनरल्स, लवण भी हम देखते हैं जो जमा हो जाते हैं। भित्ति में बात चल रही है, ये बात चल रही है कोशिका के अंदर की नहीं, भित्ति के अंदर की। जैसे कई बार कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, जैसे ये भित्ति है मान लीजिए पादप कोशिका के, इसका अगर हम यहाँ से पीस काटें और इसको थोड़ा सा जूम करें तो इसके अंदर हमको इस तरह के क्रिस्टल दिखाई देंगे, अंगूर के गुच्छे के समान। ध्यान से सुने, अंगूर के गुच्छे के समान अगर क्रिस्टल बन रहे हैं तो वो क्रिस्टल है कैल्शियम कार्बोनेट के। और ऐसे क्रिस्टल्स को हम वर्ड यूज करते हैं इनके लिए सिस्टोलिथ। तो सिस्टोलिथ वर्ड यूज होता है कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल के लिए जो कि अंगूर के गुच्छे के समान होता है। अगर कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम ऑक्सलेट है तो उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो सुई के आकार के होते हैं, नुकीले होते हैं, और तब उन क्रिस्टल्स को बोला जाता है रेफाइड्स। और जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, इनके सिस्टोलिथ और रेफाइड्स होते हैं। कई बार कुछ पदार्थों में जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली में, मोरेसी फैमिली में, इनकी कोशिका भित्तियों में सिलिका पाई जाती है। तो कुकुरबिटेसी या मोरेसी में सिलिका भी पाई जाती है। तो मुख्य रूप से हमने कहा कि रासायनिक पदार्थ कोशिका भित्ति में क्या क्या होते हैं। तो हमने कहा कार्बोहाइड्रेट जिसमें सेलुलोज और हेमीसेलुलोज सबसे ज्यादा मात्रा में, वसीय पदार्थ जिसमें सुबेरिन है, क्यूटिन है, इसके अलावा वैक्स होता है, इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसके हम देखेंगे जो सेलुलोज जो मुख्य पदार्थ है कोशिका भित्ति का वो किस रूप में पाया जाता है। एक सेलुलोज के अणु का निर्माण ग्लूकोज के अणु के 2 से 3 हजार अणुओं के मिलने से सेलुलोज का अणु निर्माण होता है। ये एक बहुलक हो गया ग्लूकोज का। अगर सेलुलोज के 100 अणु जुड़ते हैं
एक बंडल बनता है, लंबे अणु आपस में एक बंडल बनाते हैं, तो उस बंडल को कहते हैं मिसेल। ऐसे 20 मिसेल मिलकर के बनाते हैं माइक्रोफाइब्रिल, और ऐसे 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर के फाइब्रिल का निर्माण करते हैं, तंतुक का निर्माण करते हैं। ऐसे तंतुक के रूप में सेलुलोज कोशिका भित्ति में पाया जाता है। सेलुलोज अकेला नहीं मिलकर के फाइब्रिल रूप में मिलेगा, और ये फाइब्रिल, जैसे कि फाइब्रिल है, धागे जैसी रचनाएं जो दिख रही है, मान लो ये फाइब्रिल है, तो ये इसमें सेलुलोज के हजारों अणु हैं, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो उतने अणु सेलुलोज के हैं, और ये फाइब्रिल बिखरे रहते हैं ऐसे तरल पदार्थ। उस तरल पदार्थ को कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मुख्य रूप से होता है हेमीसेलुलोज या आधार पदार्थों का मैट्रिक्स होता है, उसमें सेलुलोज के तंतु पाए जाते हैं फाइब्रिल रूप में, और इस प्रकार से ये कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। तो ये बात हुई हमारी पूरी एक पादप कोशिका की कोशिका भित्ति के बारे में। यूकेरियोटिक कोशिका में हम कोशिका भित्ति की बात कर रहे थे। हमने पादप कोशिका की भित्ति की संरचना पढ़ी, कवक में भी पाई जाती है। उसके लिए हमने कहा था कि कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है। काइटिन एंड एसिटाइल ग्लूकोसेमाइड इनका बहुलक होता है। अब चलिए कोशिका भित्ति पूरी होने के बाद हम दूसरी संरचना जो यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति से अंदर की ओर जो संरचना पाई जाती है वो संरचना कहलाती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली अगर पादप कोशिका है तो कोशिका भित्ति के अंदर की ओर होती है। अगर जंतु कोशिका है तो आउटर मोस्ट लेयर कोशिका झिल्ली की ही होती है। कोशिका झिल्ली जीवित संरचना है। जब हमने क्लास शुरू की थी तब हमने एक बात कही थी कि प्रत्येक सजीव में न्यूनतम एक जीवित कोशिका होनी चाहिए, और जीवित कोशिका की जो पहचान होती है वो पहचान होती है दो चीजों से। एक तो कोशिका झिल्ली से, जिसको हम कई बार प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, और दूसरी उसकी पहचान होती है उसके अंदर उपस्थित जीव द्रव्य से। तो कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, वो एक जीवित संरचना है। कोशिका झिल्ली वर्ड नगेली और क्रेमर द्वारा दिया गया था, इसको प्लाज्मा झिल्ली वर्ड दिया था प्लोवर ने। तो कोशिका झिल्ली के बारे में हम बात करें तो कोशिका झिल्ली हमने कहा कि सभी जीवित कोशिकाओं की अनिवार्य संरचना है। इतनी अनिवार्य है कि ये सभी प्रोकैरियोटिक में पाई जाती है और ये सभी यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है। तो जीवित ये एक अनिवार्य संरचना होगी। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो सबसे पहले हम इसका रासायनिक संगठन देखते हैं कि किन पदार्थों की ये कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो मुख्य रूप से प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन और लिपिड की मात्रा 40-60 का रेशियो कई कोशिका झिल्ली में बदल सकता है, अलग अलग होता है, पर ये दो बेसिक पदार्थ होते हैं। तीसरा पदार्थ जो इसमें अल्प मात्रा में पाया जाता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। तो ये मुख्य रूप से तीन पदार्थ हुए, लेकिन बड़े मेजर जो कंपोनेंट हैं झिल्ली के वो होते हैं प्रोटीन और लिपिड। अब हम इन दोनों की एक एक बार बात करें। पहले हम एक सामान्य रूप से जो प्रचलित मॉडल है झिल्ली का उसका एक डायग्राम देखते हैं और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं। सामान्य रूप से जो वर्तमान जानकारी, हम पुरानी जानकारी की बात करेंगे, लेकिन वर्तमान जानकारी के अनुसार कोशिका झिल्ली में दो परतें इस तरह की लिपिड की होती है। इन दोनों परतों के दोनों ओर प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन कई बार इस लिपिड की परत में डूबे हुए भी हो सकते हैं। ये एक प्रचलित मॉडल, जो आधुनिक मॉडल है जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे और उसके बाद चल रही है। तो प्रोटीन जो होता है वो लिपिड की दो परतें, उनके दोनों तरफ प्रोटीन, और कई बार प्रोटीन उनके अंदर बीच में पूरी तरह से डूबा हुआ भी होता है। इस तरह की संरचना होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है, डायरेक्ट लिपिड के कांटेक्ट में नहीं होता, प्रोटीन से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये एक सामान्य सा डायग्राम है। इस आधार पर हम तीनों चीजों की अलग अलग बात करते हैं। पहले बात करते हैं प्रोटीन की।
तो झिल्ली में जो प्रोटीन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का है। एक तो लिपिड के जो दोनों तरफ है वो, और एक जो लिपिड के अंदर डूबा हुआ है वो। तो जो बाहर बाहर है, जो दोनों तरफ है, जिसको आसानी से अलग किया जा सकता है, प्रोटीन को अलग करने के लिए हम प्रोटीएज एंजाइम का यूज करते हैं। कोई भी प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम होता है प्रोटीएज एंजाइम, उसका यूज करते हैं। तो जो बाहर वाला प्रोटीन है वो आसानी से प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा अलग किया जा सकता है। इस बाहर वाले प्रोटीन को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, या इसको हिंदी में बोले तो परिधीय प्रोटीन या बाह्य प्रोटीन। ये बाह्य प्रोटीन आसानी से एंजाइम द्वारा अलग किया जा सकता है। लेकिन जो लिपिड में डूबा हुआ है, जो आधा या पूरी तरह से डूबा हुआ है, जिसको इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन या जिसको समाकल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, वो आसानी से अलग नहीं हो सकता प्रोटीन, क्योंकि वो लिपिड के अंदर डूबा हुआ होता है। और ये जो प्रोटीन है जो लिपिड में डूबा हुआ है, ये कोशिका झिल्ली से पदार्थों के आदान प्रदान में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे। ये तो मुख्य रूप से हुई इसमें प्रोटीन की बात, कि प्रोटीन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। अब बात करें इसमें दूसरे पदार्थ की। दूसरे पदार्थ की बात करें तो दूसरा पदार्थ है इसमें मुख्य रूप से लिपिड। लिपिड की दो परतें होती है। ये महत्वपूर्ण जानकारी कि लिपिड की दो परतें होती है। अब लिपिड एक्चुअल में होता क्या है कि लिपिड दो पदार्थों से बनता है, ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल। ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल। ग्लिसरॉल ऐसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है इस तरह का, और जो वसीय अम्ल होते हैं वो लंबे अणु जैसे C15, H31, COOH, इस तरह के जो बड़े अम्लीय पदार्थ होते हैं, अम्लीय अणु होते हैं, उनको हम वसीय अम्ल या फैटी एसिड्स कहते हैं। इन दोनों के जुड़ने से लिपिड या वसा का निर्माण होता है। इनमें क्योंकि 3 OH समूह हैं तो 3 वसीय अम्ल जोड़ सकते हैं। इन वसीय अम्लों का H और इनका OH ये जल के अणु बन के बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से ये तो जल के अणु बन करके बाहर निकल जाते हैं और बाकी की चीजें आपस में जुड़ जाती है। बाकी की चीजें जो जुड़ती है उनमें बॉन्ड बनता है COO। COO बॉन्ड होता है एस्टर बॉन्ड। तो वसा में या लिपिड में मुख्य रूप से एस्टर बॉन्ड होता है। वसा बनी होती है ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल की। जो हम वसा का डायग्राम बना रहे हैं इस तरह का, ये जो डायग्राम वसा का हम बना रहे हैं, इस डायग्राम में ये भाग ये कहलाता है हेड, और ये बना होता है ग्लिसरॉल का, और ये भाग जो कहलाता है टेल, ये बना होता है वसीय अम्ल का। तो वसा का जो अणु हम इस तरह से बना रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से जो हेड है वो ग्लिसरॉल का बना है, जो टेल है वो वसीय अम्लों की बनी होती है। हेड जो होता है जो ग्लिसरॉल का बना होता है, ये क्योंकि हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जल स्नेही। जल स्नेही से मतलब है यहाँ पे कि जो जल से नजदीकी रखता है। तो ये भाग हेड वाला भाग हमेशा हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होने के कारण ये दोनों साइड में होता है, जिधर जल रहेगा उधर ये अरेंज हो जाएगा अपने आप। और जो टेल भाग है जो कि वसीय अम्लों का बना होता है, वो होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जल विरागी, जल से दूर रहने वाला, और इसी कारण हमेशा टेल भाग बीच में अरेंज होती है। तो एक झिल्ली में जो लिपिड की दो परतें होती है, उन दोनों के हेड्स जो ग्लिसरॉल के बने होते हैं, जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो बाहर की ओर होते हैं। टेल्स जो वसीय अम्लों की बनी होती है वो हमेशा बीच में होते हैं। प्रोटीन जो झिल्ली में पाया जा रहा था वो भी हाइड्रोफिलिक होता है, इसीलिए वो भी हेड के पास ही दोनों साइड में रहता है। झिल्ली की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट मुख्य रूप से एक तो प्रोटीन और एक लिपिड का हेड। ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये हमेशा होता है झिल्ली के दोनों साइड बाहर की ओर, और जो हाइड्रोफोबिक होता है जल से दूर रहने वाला भाग होता है वो हमेशा होता है सेंटर में, और वो होता है मुख्य रूप से वसीय अम्लों की टेल। तीसरा पदार्थ जो होता है झिल्ली में वो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है। ग्लाइकोप्रोटीन बोल देंगे हम, क्योंकि प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है कार्बोहाइड्रेट, तब हम यूज करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन।
और ये कोशिका की झिल्ली या कोशिका की जो पहचान होती है, अगर कोई पदार्थ शरीर में किसी स्थान पर बनता है और एक निश्चित कोशिका तक उसको जाना है, तो उस कोशिका की पहचान उस पदार्थ के द्वारा, इनके द्वारा ही हो पाती है। ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट होता है इसका। ये तो हुई बात हमारे इसके रासायनिक संगठन के बारे में। झिल्ली में 3 पदार्थ होते हैं मुख्य रूप से है और इनके रासायनिक संगठन। लेकिन झिल्ली की जो जानकारी है वो शुरुआत से ऐसी नहीं थी कि क्या प्रारंभ से ही झिल्ली की पूरी जानकारी हमारे पास थी, नहीं थी। शुरुआत में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल दिए अलग अलग। उन मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली किस शेप की बताएगी वो हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ओवरटन का मॉडल। ओवरटन का मॉडल जो था ये सबसे प्राचीन मॉडल में आता है झिल्ली के में, और ये मॉडल हालांकि अब रिजेक्ट कर दिया गया पूरी तरह से। कारण ये था कि इस मॉडल में झिल्ली को पूरी तरह से लिपिड की बनी हुई माना गया। इसलिए हम जानते हैं कि आज हम जानते हैं कि लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए मॉडल रिजेक्ट हो गया। दूसरा मॉडल जो आया था उसको कहा जाता है सैंडविच मॉडल। ये बड़ा फेमस मॉडल रहा और ये एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण मानते हैं। सैंडविच मॉडल जो दिया गया था डेनियल व डाउसन द्वारा। सैंडविच मॉडल क्या है? सैंडविच मॉडल के अनुसार झिल्ली में 2 परतें प्रोटीन की होती है और उनके बीच में लिपिड की परत होती है। हालांकि ये मॉडल गलत है क्योंकि इसमें लिपिड की एक परत बताई हुई है, प्रोटीन भी पूरा एक जैसा बताया हुआ है, लेकिन फिर भी ये मॉडल हमारे आगे के मॉडल्स के लिए आधार का कार्य किया था इसने। इसलिए इस मॉडल का एक महत्व है अभी भी कि लिपिड की 2 परतों, प्रोटीन की 2 परतों के बीच लिपिड की एक परत है, इसीलिए इसका नाम सैंडविच मॉडल है। जिस प्रकार सैंडविच में 2 ब्रेड के बीच में लिपिड फैट लगाया जाता है, उसी तरह से ये मॉडल था। तीसरा मॉडल जो बड़ा फेमस रहा है उसको कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको इकाई झिल्ली मॉडल, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। बहुत फेमस है और ये मॉडल दिया गया था रॉबर्टसन द्वारा। ये मॉडल बिल्कुल आधुनिक मॉडल के लगभग समान है, इसकी अधिकांश बातें सत्य है, लेकिन कुछ कमियां थी जो अभी हम बात करेंगे। तो पहली बात तो हम जाने कि इसको इकाई झिल्ली मॉडल क्यों कहा गया। रॉबर्टसन का मॉडल इकाई झिल्ली मॉडल इसलिए कहलाता है क्योंकि रॉबर्टसन ने यह बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वैसी की वैसी झिल्लियां उसी के भाग जो अंदर कोशिकांग होते हैं कोशिका के, उनके ऊपर भी झिल्ली पाई जाती है। यानी रॉबर्टसन के अनुसार कोशिकाओं की झिल्लियां कोशिका की झिल्ली का ही विस्तृत रूप है। रॉबर्टसन के अनुसार ये सारी झिल्लियां एक ही है, इसलिए इस झिल्ली को नाम दिया गया था इकाई झिल्ली मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब क्या मॉडल था ये बात देखें तो रॉबर्टसन के अनुसार इस मॉडल झिल्ली में वही पहले वाली बात, जैसे 2 परतें लिपिड की होती है, उन दोनों परतों के दोनों ओर प्रोटीन होता है। लिपिड का जो टेल भाग है वो सेंटर में होता है, हेड भाग है वो बाहर की ओर होता है। प्रोटीन दोनों तरफ है। प्रोटीन और लिपिड का हेड ये दोनों हाइड्रोफिलिक भाग होते हैं, हाइड्रोफिलिक जल्स में ही, और जो टेल भाग है वो हमेशा हाइड्रोफोबिक होता है। ये बातें हम जानते हैं कि आज भी सत्य है। दूसरी चीज कि जो रॉबर्टसन ने झिल्ली की मोटाई बताई वो भी लगभग आज के परिमाप के बराबर आती है। रॉबर्टसन के अनुसार झिल्ली की मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम दैट मींस 10 टू पावर -10 मीटर। अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको 7.5 एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें इसके अंदर कि रॉबर्टसन ने जो 75 एंगस्ट्रॉम बताई, आज के आधुनिक फ्रैक्शन के में भी क्या होता है, झिल्ली की मोटाई 70 से 100 एंगस्ट्रॉम मानी जाती है, तो लगभग उसके समान था। इसके अलावा रॉबर्टसन के अनुसार जो प्रोटीन होता है उसकी मोटाई होती है लगभग 20 एंगस्ट्रॉम। दोनों साइड के प्रोटीन की मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम और बीच में जो लिपिड है वो 35 एंगस्ट्रॉम, 20 और 35 एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है जिसमें प्रोटीन और हेड शामिल है उसकी मोटाई उसके अनुसार 25 एंगस्ट्रॉम
तो इस पार्ट की भी 25 एंगस्ट्रॉम हो गई, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो टेल वाला पार्ट है, उसकी भी मोटाई 25 एंगस्ट्रॉम। ये रॉबर्टसन के मॉडल की कुछ विशेष बातें थी कि मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम, प्रोटीन दोनों साइड 20-20 एंगस्ट्रॉम, लिपिड बीच में 35 एंगस्ट्रॉम, और हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट 25-25 एंगस्ट्रॉम के 3 पार्टीशन हो गए। तो ये मॉडल लगभग सही था, लेकिन इसमें कमी ये रह गई कि इस मॉडल के द्वारा हम ये नहीं समझा सकते कि कोशिका में कोई पदार्थ आ रहा है या बाहर जा रहा है तो उसका क्या प्रोसेस है, वो किस तरह से आएगा या जाएगा। इसको समझाने के लिए इस मॉडल में कुछ परिवर्तन किया गया और एक सर्वमान्य मॉडल, जो आधुनिक रूप से मान्य मॉडल है, वो दिया गया, जिसको कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये मॉडल दिया गया था सिंगर व निकोलसन के द्वारा। ये जो हमने डायग्राम बना रखा है अभी, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का ही डायग्राम है। ये दिया गया था सिंगर व निकोलसन। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया, या फिर कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य मॉडल कौन सा है? देन आंसर इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इस मॉडल के अनुसार इसमें 2 वर्ड है, एक तो फ्लूइड और एक मोज़ेक। फ्लूइड यानी होता है लिक्विड, हिंदी में इस मॉडल को बोला जाता है तरल मोज़ेक सिद्धांत। तो यहां पर तरल कौन? तो सिंगर और निकोलसन ने तरल माना लिपिड को। तो लिपिड उनके अनुसार अर्ध तरल या अर्ध ठोस होता है, और इसी कारण प्रोटीन उनमें कई जगह पर डूबा हुआ होता है। अगर रॉबर्टसन के मॉडल और इस मॉडल में देखें तो रॉबर्टसन ने लिपिड को सॉलिड माना तो उसमें प्रोटीन दोनों तरफ रह गया। अब इस मॉडल में क्या परिवर्तन आया कि लिपिड को फ्लूइड माना गया तो उसके अंदर प्रोटीन कई जगह पर डूब गया। इस कारण वो इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो इंटीग्रल प्रोटीन था, जो समाकल प्रोटीन था, वो बन जाता है। दूसरा, इसमें मोज़ेक वर्ड किसके लिए काम मिलेगा? वैसे मोज़ेक वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वैसे मोज़ेक वर्ड का मीनिंग होता है धब्बेदार। अगर कोई प्लेन वॉल पे हम स्पॉट लगा दें, जगह जगह धब्बे लगा दें, तो वो वॉल कहलाती है मोज़ेक। यहाँ पर मोज़ेक कौन? यहाँ पर मोज़ेक है प्रोटीन। अगर हम झिल्ली को ऐसे ऊपर से देखें तो उसमें प्रोटीन की पूरी परत न होकर के जगह जगह प्रोटीन चिपका हुआ होता है। तो प्रोटीन के लिए तो यहाँ वर्ड काम में लिया गया मोज़ेक, और लिपिड के लिए लिया गया तरल। अब हम बात करें कि इस झिल्ली में किस तरह से पदार्थों का आवागमन होता है, तो इसमें देखेंगे थोड़ा सा डायग्राम में, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। इस तरह की संरचना भी इसमें पाई जाती है। देखिए, प्रोटीन किसी भी पदार्थ जो कोशिका के अंदर आएगा या जाएगा, उसके लिए यहाँ पर बेसिकली 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता वाया लिपिड। अगर कोई पदार्थ लिपिड में घुल के आ सकता है तो आसानी से लिपिड में घुल करके आ सकता है। दूसरा रास्ता है ये चैनल, इनको प्रोटीन चैनल या आयन चैनल बोलते हैं। अधिकांश आयनों का आदान प्रदान इन्हीं रास्तों से होता है। जहाँ 2 प्रोटीन होते हैं उनके बीच में जो रास्ता बन जाता है उसको प्रोटीन चैनल या आयन चैनल कहा जाता है। तीसरा देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये जो पूरी तरह से झिल्ली के आर पार इधर पूरा फैला हुआ प्रोटीन है, ऐसे प्रोटीन कहलाते हैं। इसके अंदर ये जो प्रोटीन है जो झिल्ली के बीच में पूरी झिल्ली में फैला हुआ है, इसको हम वाहक प्रोटीन या इंग्लिश में बोले तो कैरियर प्रोटीन, और कई बार हम इसकी जगह एक शब्द काम में लेते हैं परमिएज। परमिएज शब्द किससे बना? परमिएज शब्द बना परमिशन से। परमिशन का मतलब जो परमिशन देता है अंदर आने या जाने की। तो ये वो प्रोटीन है जो कई बार कुछ पदार्थों को अंदर लाने का कार्य करता है। कैसे करता है उसको देखिएगा। जैसे कुछ पदार्थ इसके साथ जुड़ जाते हैं एक साइड में, मान लो एक्स पदार्थ है, इसके बाहर से अंदर आना है, वो जुड़ गया इसके। अब ये पूरा प्रोटीन 180 डिग्री पर घूम जाएगा, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट हो जाएगा पूरा 180 डिग्री पर। तो ये जो एक्स पदार्थ जो बाहर जुड़ा था ये अंदर आ जाएगा, अंदर आने के बाद इससे अलग हो जाएगा। तो ये पदार्थों को इस तरह से अंदर ला रहा 3 रास्ते में। एक लिपिड से होते हुए कुछ पदार्थ है जैसे कि मेथेन है, जैसे कि एथिल अल्कोहल है, कार्बनिक पदार्थ है, ये आसानी से लिपिड में घुल करके अंदर आ सकते हैं। ये हुआ प्रोटीन चैनल। इसमें 2 तरह के पदार्थ आते हैं, जैसे गैसें हैं, O2 CO2 का आदान प्रदान होना है, वो इसी रास्ते से हो जाता है। लेकिन आयनों का एक्सचेंज होना है,
वो भी इसी रास्ते से होता है, लेकिन आयनों के एक्सचेंज में और गैसों के एक्सचेंज में फर्क है। क्या फर्क है कि गैसों का एक्सचेंज होता है निष्क्रिय, उसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती, आसानी से आ सकती है जा सकती है, लेकिन आयनों का एक्सचेंज होता है हमेशा सक्रिय, होता इसी रास्ते से है, लेकिन आयनों का एक्सचेंज जैसे मान लो गार्ड सेल से द्वार कोशिकाएं हैं, उनमें पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज होता है, या जंतु कोशिका है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज होता है। तो वो आयन का एक्सचेंज जो होगा उसमें ऊर्जा खर्च होती है, गैसों के एक्सचेंज में ऊर्जा खर्च नहीं होती है। लेकिन बाकी के पदार्थ जैसे न्यूक्लिक एसिड है या कोई न्यूक्लियोटाइड है, उनका आदान प्रदान वाहक प्रोटीन से, कैरियर प्रोटीन से या परमेश से होता है, उसका रास्ता हमने इस तरह से समझा। तो ये हमारी बात पूरी होती है कि कोशिका झिल्ली की संरचना किस प्रकार की होती है। तो कोशिका झिल्ली में जो फेमस मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सिंगर और निकोलसन का दिया गया था, ये सर्वमान्य मॉडल है। अब हम बात करेंगे कि कोशिका झिल्ली के कार्य क्या क्या है। कोशिका झिल्ली के कार्यों की बात करें तो कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य यही है कि कोशिका के अंदर या बाहर पदार्थों का आना जाना है वो नियंत्रित होता है। अब किन किन विधियों से कोई कोशिका में पदार्थ आ सकता है या बाहर निकल सकता है, उन विधियों की जानकारी हम लेते हैं। जैसे पहली विधि कहलाती है विसरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। विसरण क्या होता है? विसरण एक सामान्य विधि है जिसमें हर पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। मान लिया कि यहाँ बाहर कोई पदार्थ X ज्यादा है या O2 ज्यादा है बाहर, अब ये O2 आसानी से अंदर चली जाएगी क्योंकि इसकी सांद्रता बाहर ज्यादा थी अंदर कम थी। तो कौन सी विधि द्वारा आसानी से चली जाएगी? है विसरण के द्वारा। तो विसरण क्या हुआ? पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। लेकिन विसरण को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो विसरण 3 प्रकार का हो जाएगा। पहले प्रकार का जो विसरण हमने बताया वो होता है निष्क्रिय विसरण। निष्क्रिय विसरण किसको कहते हैं? देखिए बायो में कहीं भी ऐसा वर्ड आता है निष्क्रिय विसरण, निष्क्रिय अवशोषण, उसे एक सामान्य सा अर्थ होता है यदि कोई भी क्रिया नियमों के अनुसार चल रही है। तो जो पहले प्रकार का विसरण होता है निष्क्रिय विसरण। निष्क्रिय विसरण या निष्क्रिय अवशोषण बायो में कभी भी वर्ड आए उसका एक सामान्य सा मीनिंग होता है कि ऐसा कार्य जो नियमों से होता है जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है उसके लिए निष्क्रिय बोलते हैं। तो विसरण का नियम क्या था? विसरण का नियम था कि पदार्थ अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना चाहिए। अगर ऐसा जाएगा तो उसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होगी और ऐसा विसरण कहलाएगा निष्क्रिय विसरण। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कोशिका में ऐसा होता है कि कई बार पदार्थ विपरीत अभिक्रिया करता है कि अपनी निम्न सांद्रता से वो उच्च सांद्रता की ओर जाता है, और ये एक सामान्य नियमों के विरुद्ध बात होगी। सामान्य नियमों के विरुद्ध बात होगी तो निश्चित रूप से उसमें ऊर्जा खर्च होगी। ऊर्जा खर्च होगी तो वो विसरण कहलाएगा सक्रिय विसरण। ये 2 प्रकार के विसरण हुए। एक तीसरे प्रकार का विसरण होता है जो अभी हम थोड़ी देर पहले झिल्ली की संरचना पढ़ रहे थे, उसमें कैरियर प्रोटीन या वाहक प्रोटीन आया था। वाहक प्रोटीन के द्वारा भी कुछ पदार्थ कोशिका के अंदर या बाहर जाते हैं। ऐसे विसरण को हम कहते हैं सुसाध्य विसरण। और क्योंकि ये भी नियमों से होता है इसलिए इसमें भी ऊर्जा खर्च नहीं होती है। तो निष्क्रिय विसरण और सुसाध्य विसरण ये दोनों नियमों से होते हैं, इनमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है। सक्रिय विसरण हमेशा नियमों के विरुद्ध होता है, इसमें ऊर्जा खर्च होती है। दूसरा कार्य जो होता है कोशिका झिल्ली का वो होता है परासरण। परासरण जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं। परासरण और विसरण में बेसिक डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस ये है कि यदि सभी पदार्थों की बात कर रहे हो तो विसरण, अगर केवल जल का आना जाना बात कर रहे हो तो परासरण। यदि जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है और बीच में अगर कोशिका झिल्ली है जो कि अर्ध पारगम्य होती है, अगर ऐसा है तो फिर वो जल का आना जाना विसरण नहीं कहला करके परासरण कहलाता है। विसरण कहलाता है यदि जल के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की बात करें। परासरण कहलाएगा अगर हम जल की बात करेंगे। और उसका कारण है कि जो झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली वो अर्ध पारगम्य, जिसको कई बार हम चयनात्मक पारगम्य भी कहते हैं, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे क्यों उसको चयनात्मक कहा जाता है। अर्ध पारगम्य कहलाने के पीछे वजह है कि जब भी कोशिका को जल में रखेंगे
या किसी विलयन में रखेंगे तो जल अपनी उच्च सांद्रता से, ध्यान से सुने बात को, कि जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, उसको कहते हैं हम परासरण। जल का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। माना कि इस कोशिका को हमने रखा शुद्ध जल में। अब शुद्ध जल में क्योंकि जल की सांद्रता ज्यादा होती है, 100% होती है, तो जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगा, जल कोशिका में प्रवेश करेगा। तो इस घटना को हम बोलेंगे अंतःपरासरण। जब कोशिका में जल प्रवेश करता है तो एंडोऑस्मोसिस या अंतःपरासरण कहलाता है। इससे क्या होगा? इससे कोशिका फूलेगी। फूलने से क्या होगा? कोशिका स्फीत हो जाएगी, टर्जिड हो जाएगी, ये अंतःपरासरण होगा। लेकिन यदि हम कोशिका को शुद्ध जल में नहीं रख करके ऐसे विलयन में रखें जिसकी सांद्रता अंदर वाले विलयन से ज्यादा हो, यानी हम बोले तो इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हिंदी में बोले तो अति पराशरी विलयन में रख दें जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता से ज्यादा हो, तो फिर जल अंदर न जाकर के जल कोशिका से बाहर निकलेगा, और जब बाहर निकलेगा तो इसको कहा जाएगा बहिःपरासरण, या इंग्लिश में बोले तो एक्सोऑस्मोसिस। और जब एक्सोऑस्मोसिस कब होगा? यदि हम कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन में रखें। हाइपरटोनिक क्या होता है कि किसी दूसरे विलयन की तुलना में इसकी सांद्रता ज्यादा होगी। सांद्रता ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से इसमें जल की मात्रा या प्रतिशत कम हो जाएगा। तो अति पराशरी विलयन वो होता है जिसमें घुले हुए पदार्थों की सांद्रता ज्यादा होती है, जल की सांद्रता कम होती है। अगर ऐसे विलयन में कोशिका को रखेंगे तो जल कोशिका से बाहर निकलेगा तो कोशिका स्लथ हो जाएगी। स्लथ जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लैसिड हो जाएगी, ये हाइपरटोनिक में रखने का। और अगर अंतःपरासरण शो करना चाहते हैं हम तो कोशिका को रखिए शुद्ध जल में, या शुद्ध जल में नहीं रख सकते तो फिर ऐसे जल में रखिए जिसको, ऐसे विलयन में रखिए जिसको हाइपोटोनिक कहेंगे। हाइपोटोनिक का मतलब अल्पपराशरी। अल्पपराशरी वो होता है जिसकी सांद्रता इस विलयन से कम होगी तो इसमें जल हमेशा ज्यादा होगा। जल अधिक होगा तो जल अंदर जाएगा तो अंतःपरासरण हो जाएगा। यदि किसी कोशिका को हम लंबे समय तक अति पराशरी विलयन में रखें तो जल लगातार उस कोशिका से बाहर निकलता जाएगा। तो कोशिका पहले तो हो जाएगी स्लथ, धीरे धीरे क्या होगा? एक पादप कोशिका का डायग्राम देखिएगा। जैसे कोशिका है, ये झिल्ली है और जीव द्रव्य है। अगर हमने इसको हाइपरटोनिक विलयन में रखा तो लगातार जल बाहर निकलेगा तो ये जो झिल्ली है ये कोशिका भित्ति से थोड़ी दूर हो जाएगी। इस स्थिति को बोलेंगे हम स्लथ। और लंबे समय तक रखेंगे तो जल तो लगातार बाहर निकलता जाएगा तो पूरा कोशिका द्रव्य और झिल्ली एक कोने में सिमट जाएगी, और इस स्थिति को हम बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। इंग्लिश में कहा जाता है इसको प्लाज्मोलाइसिस। ये एक इंपॉर्टेंट घटना है। प्लाज्मोलाइसिस कब होता है? प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है कि कोशिका को यदि अति पराशरी विलयन में लंबे समय तक रखेंगे तो कोशिका द्रव्य और झिल्ली सिकुड़ जाएगी, भित्ति से अलग हो जाएगी। इसको कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस अगर हमको दर्शाना है तो हमको ऐसी कोशिका चाहिए जिसमें भित्ति हो, क्योंकि भित्ति से अलग होना पड़ेगा। तो जंतु कोशिका में यह घटना नहीं समझाई जाती है। यह घटना समझाई जाती है पादप कोशिका में, या फिर हम बात करें जैसे कवक की कोशिका, बैक्टीरिया की कोशिका, उन सब में जिन पर भित्ति होती है उनमें हम ये घटना समझा सकते हैं। अगर कोई कोशिका जीवद्रव्य कुंचित है, प्लाज्मोलाइज्ड है, अगर इसको वापस नॉर्मल कहना है तो इसको हमें रखना पड़ेगा शुद्ध जल में या फिर अल्पपराशरी जल में। अगर हम शुद्ध जल या अल्पपराशरी जल में रखेंगे तो इसमें जल वापस प्रवेश करेगा, अंतःपरासरण होगा और कोशिका वापस अपने सामान्य स्थिति में आ जाएगी। उस घटना को कहा जाता है जीव द्रव्य विकुंचन, डीप्लाज्मोलाइसिस। तो दो वर्ड हो गए, प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस का मतलब जीव द्रव्य कुंचित कोशिका का वापस अपने सामान्य शेप में आना। इसके लिए हमको कोशिका को शुद्ध जल या हाइपोटोनिक विलयन में रखना पड़ता है।
ये मुख्य रूप से दूसरा कार्य हो गया कोशिका झिल्ली का। तीसरा कार्य कोशिका झिल्ली का जो है वो है कि कोशिका झिल्ली कई बार भोजन का अंतर्ग्रहण करती है या कुछ ठोस पदार्थों को कोशिका से बाहर भी छोड़ती है। तो कोशिका को किसी पदार्थ का अंदर लेना और बाहर छोड़ना वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस पहले हम बात करें एंडोसाइटोसिस, कोशिका में पदार्थों का अंदर आना। अब जो अंदर आ रहा है, जैसे मान लो भोजन अंदर लिया जा रहा है कोशिका के द्वारा, यदि वो ठोस रूप में लिया जा रहा है तो इस घटना को कहा जाता है फेगोसाइटोसिस, और यदि वो द्रव रूप में लिया जाता है तो उसको कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस ठोस पदार्थ को अंदर लेना कोशिका में, पिनोसाइटोसिस द्रव पदार्थ को अंदर लेना। यदि कोई कोशिका जैसे अमीबा है, मान लो ठोस पदार्थ को भोजन को ग्रहण कर रहा है तो फेगोसाइटोसिस होगा, द्रव को ले रहा है तो वो पिनोसाइटोसिस होगा। यदि कोशिका के पदार्थ बाहर निकाला जाए तो उसको कहा जाता है फिर एक्सोसाइटोसिस। बाहर निकालने को एक्सोसाइटोसिस। ये भी दो प्रकार का हो सकता है, ठोस या द्रव में बाहर निकाला। तो फिर इन दोनों शब्दों के आगे रिवर्स शब्द जोड़ दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि कोई कोशिका ठोस पदार्थ को कोशिका से बाहर निकाल रही है तो उसको कहेंगे रिवर्स फेगोसाइटोसिस, रिवर्स पिनोसाइटोसिस अगर वो द्रव को बाहर निकालती है। तो ये बेसिक पूरा कंप्लीट हुआ हमारा कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है और उसका कार्य क्या होता है। तो यूकेरियोटिक कोशिका जब हमने स्टार्ट की तो हमने दो पॉइंट अभी तक पढ़ लिए, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में या कवक कोशिका में, और कोशिका झिल्ली सभी प्रकार की होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित यूकेरियोटिक कोशिका से संबंधित आगे की बातें, जैसे कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया, हरित कवक, उनकी संरचना, उनके कार्य, उनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।